नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है। आपको बता दें, 2 दिवसीय मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आज विशाल जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। मथुरा के सेठ BN पोद्दार कॉलेज के ग्राउंड में ये संबोधन का कार्यक्रम होगा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक भी है जिसमें वो शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बैठक में ब्रज के विकास के नए प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आज पहली बार मथुरा स्थित अपने नए ऑफिस में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ दौरा है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिवसीय मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आपको बता दें कि आज विशाल जनसभा है जिसको संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। नजर रहेगी। आपको बता दें, BN पोद्दार कॉलेज के ग्राउंड में ये संबोधन का कार्यक्रम होने जा रहा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। इस दौरान तमाम तरीके के नए प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और आपको बता दें कि पहली बार मथुरा स्थित अपने नए ऑफिस में भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठने वाले हैं। हालांकि मथुरा दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। तो 2 दिन का ये मथुरा का दौरा रहने वाला है। इस दौरान पूजा अर्चना भी वो कर सकते हैं, लेकिन आज विशाल जनसभा है जिसको संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। BN पोद्दार कॉलेज के ग्राउंड में संबोधन का कार्यक्रम ये है और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। महेश सिंह हमारे संवाददाता मथुरा से जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। महेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय मथुरा का ये दौरा रहने वाला है। आज क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित किए गए हैं? देखिए, हम आप बता दें आपको, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4:20 यहाँ मथुरा पहुंच रहे हैं और सबसे पहले वो BN पोद्दार इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात वहां से वो निकलकर यहाँ पर बेटरी कॉलेज पहुंचेंगे। वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और यहाँ एक नगर निगम का भवन है, उसका लोकार्पण करेंगे। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ पर एक भवन का निर्माण कराया गया जिसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं है। और यहाँ मथुरा वासियों का अपेक्षा है कि ये कार्यालय का उद्घाटन जो मुख्यमंत्री करने आ रहे हैं, शायद आने वाले समय में मुख्यमंत्री यहाँ बैठा करें और जनता की सुनवाई भी करें, जनता दरबार भी लगाए। यहाँ ब्रजवासियों को ऐसी अपेक्षा और उम्मीद जताई है जब से यहाँ पर ये भवन का निर्माण हुआ और आज उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री लोकार्पण करने के पश्चात में यहाँ के जन्मभूमि स्थान पहुंचेंगे, वहां जन्म कान्हा जी के दर्शन करें। दर्शन करने के पश्चात में यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के पश्चात मुख्यमंत्री जी यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी रात विश्राम करने के साथ साथ यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री जी हमेशा ज्यादा चिंतित रहे और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर आगरा जोन के साथ लगातार बैठक होगी और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री सुबह कल यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर 7:45 पहुंचेंगे। वहां पर दर्शन करेंगे और दर्शन करने के पश्चात में वहां साधु संतों के साथ भोजन करेंगे। उसके पश्चात मुख्यमंत्री यहाँ से नोएडा के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, नोएडा के लिए यहाँ रवाना हो जाएंगे। और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कल का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर है जहां 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं। बलिया और कुशीनगर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें, बलिया में जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। बलिया के बाद कुशीनगर जाएंगे डिप्टी सीएम। कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में वो शामिल होने वाले हैं। कई अन्य कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, ये भी जानकारी है। तो बलिया में जनसभा को संबोधन का ये कार्यक्रम, जिसमें क्या कुछ कहा जाता है ब्रजेश पाठक के द्वारा, ये देखना होगा। लेकिन बलिया के बाद कुशीनगर जाएंगे डिप्टी सीएम, ये भी जानकारी है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। आपको बता दें कि बलिया और कुशीनगर जाएंगे डिप्टी सीएम। डीके यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। डीके, यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बेहद खास और महत्वपूर्ण 2 जिलों का दौरा रहने वाला है, क्योंकि वहां जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। चुनाव 2024 भी बेहद नजदीक है। अब ऐसे में लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम ब्रजेश पाठक का रहने वाला है, जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक के साथ साथ अन्य जो मंत्री हैं उनका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी आज कुशीनगर में कार्यक्रम होने वाला है। और इसमें जो है कि एक तरह से कल ये जिस तरह से मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो है कि जो
वर-वधू होंगे उनको जो है कि आशीर्वाद देंगे। साथ ही अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा इस जो है कि तमाम तरह के जो योगी और मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है आम जनता के लिए, उसका भी जो है कि उसके बारे में बताया जाएगा और आम जनता को इसे कैसे मिलती है इसके बारे में जो है कि बताया जाएगा। साथ ही इसमें जो है कि लगभग 20,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा आम जनता भी जो है कि वहां पर रहेगी, जिससे जो है कि 9 साल में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही जो है कि ये भी बताया जाएगा कि आगामी जो है कि मोदी सरकार की क्या योजना है, किस तरह से जो है कि आम जनता को जो है कि इसके बारे में जो है कि लाभ मिलती है, उसके बारे में सारी चीजें जो है कि एकदम प्लानिंग के तहत जो है कि किया गया है। हालांकि ये कार्यक्रम जो है कि दोपहर के 1 बजे आयोजित किया गया है जिला मुख्यालय रविंद्र नगर के बुद्धा पार्क में, जहां पे लगभग सैकड़ों की संख्या में जो वर-वधू होंगे उन्हें जो है कि दोनों मंत्री जो होंगे वो आशीर्वाद भी देंगे, काम करेंगे। साथ ही दोनों सरकार के जो योजनाएं हैं वो जो है कि आम जनता को कैसे मिलती है उसके बारे में जो है कि उपलब्धियां भी बताएंगे और उसे खिलाएंगे। जी चलिए, 2 जिलों का ये दौरा बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से ही खबर आपको बताते हैं जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ दौरा है। अब इसकी जानकारी आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश जाएंगे अखिलेश यादव। गोंड रानी विरागना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही आदिवासी समाज द्वारा सतना में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कई लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसको देखते हुए अब पूरी तरीके से जो कवर है अखिलेश यादव कर चुके हैं। मध्य प्रदेश अखिलेश यादव जाने वाले हैं जहां कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। गोंड रानी विरागना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आदिवासी समाज द्वारा सतना में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित होने जा रहा है। तो सीएम आपको बता दें जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका ये बेहद खास दौरा रहने वाला है। नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। नीलेश, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश का ये दौरा है, आज क्या कुछ कार्यक्रम अखिलेश यादव के रहने वाले हैं? कितने बजे अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचेंगे? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश का दौरा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। आदिवासी समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोंड रानी दुर्गावती के इस बलिदान दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होंगे और बलिदान दिवस मनाएंगे। खासतौर पर अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो जैसे जैसे जिन प्रदेशों में चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अखिलेश यादव उन प्रदेशों में चुनावी दौरे कर ही रहे हैं, साथ ही साथ तमाम समाज के लोगों के साथ भी मिल रहे हैं और एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज की अगर हम इस दौरे की बात करें तो मध्य प्रदेश में सतना जिला है जहां पर आदिवासी समाज के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं। ऐसे में जब बलिदान दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को साधने का काम भी अखिलेश यादव की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश को कैसे साधा जाए, क्योंकि कल जिस तरीके से बिहार पटना में एक बड़ी विपक्षी दलों की बैठक हुई, इसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल हैं वो खास तौर पर अलग अलग प्रदेशों के दौरों पर जुट गए हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव आज सतना में मौजूद रहेंगे और एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद वहां से वो वापस उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का दौरा ये काफ़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सतना में जब वो दौरे पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम करेंगे और आदिवासी समाज के लिए जो काम सरकार की तरफ से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो इस बलिदान दिवस के अवसर पर बोलते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल। और नीलेश, ये अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश जाना किस और संदेश दे रहा है? देखिए, बिल्कुल चुनाव से पहले अगर अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश में ये दौरा है, खास तौर पर बलिदान दिवस के अवसर पर जिन्होंने अंग्रेजों के समय जनता के हित में लड़ाई लड़ी और आज उनका बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव सतना में मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक संदेश देने का काम करेंगे कि आदिवासी समाज एक अलग संदेश यहाँ पर जाएगा। लोकसभा चुनाव भी है और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी अखिलेश यादव के द्वारा भी की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। नीलेश, आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस। आपको बता दें कि प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। राजकरण नैयर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें आशीष श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बनाए गए हैं।
रवि कुमार को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर की उनको जिम्मेदारी मिली है। शुभमन पटेल पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद बनाए गए हैं। वहीं विकास कुमार पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़, एस आनंद के पुलिस अधीक्षक बलिया की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। भारती सिंह अपर पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि आनंद राव कुलकर्णी अपर पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर बनाए गए हैं। मुनिराज जी के पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद की जिम्मेदारी यहां पर मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कई आईपीएस अफसर जिनके तबादले किए गए हैं और इसमें कई नाम शामिल हैं, जिसकी लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें आशीष श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ जो है वो बनाए गए हैं। नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, प्रदेश में 11 आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिसके तबादले किए गए हैं। क्या ये रूटीन तबादले हैं या कोई विशेष कारण इसका रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश में हुए 11 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तबादले किए गए हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, उसके अलावा अलीगढ़, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए, जिसके बाद 11 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कमिश्नरेट कानपुर की, तो ऐसे तमाम जनपद शामिल किए गए हैं जहां से लगातार शिकायतें आ रही थी और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की चुनौती भी सरकार के सामने थी। उन तमाम जनपदों को चुनते हुए 11 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं और मुनिराज को मेरठ जैसे रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में समय समय पर अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो, ताकि ये जो अधिकारी एक जनपद में जमे रहने के कारण जनता की समस्याओं को दरकिनार करके पहले उनको परेशान करने की कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे में उन तमाम चीज़ों से निजात जनता को दिलाई जा सके और समय पर जनता की समस्याओं का निदान हो सके। इस लिहाज से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर और भी अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने में बेहतर योगदान दिया जा सके। अब देखना होगा कि जिन 11 अधिकारियों का आज ट्रांसफ़र किया गया है, उन 11 अधिकारी कैसे जो है बेहतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं, कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं। चाहे वो अलीगढ़ का मामला रहा हो, गौतम बुद्ध नगर का हो, लखनऊ का हो, कानपुर का हो, या फिर और जो जनपद उत्तर प्रदेश के हैं वहाँ का मामला रहा हो, मेरठ का हो। तो ऐसे में इन तमाम जनपदों की बड़ी जिम्मेदारियाँ इन अधिकारियों के कंधे पर डाली गई है कि जैसे ये वहाँ पर जब इनकी पोस्टिंग होगी तो कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं, कैसे जनता की समस्याओं का निदान करते हैं। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं कि महिलाओं को सुरक्षा और बच्चियों को सुरक्षा प्राथमिक तौर पर दी जाए, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे ये अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि इन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है तो कब तक ये अपने अपने कर्मस्थलों को जाकर जो है वहाँ पर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। अब किस तरीके से इन जिम्मेदारियों को निभाया जाता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन यूएस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत होते हुए संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का जिक्र भी किया है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि अमेरिका का निर्माण इस विचार के साथ हुआ था कि यहां रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा और आपने ये करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूएस में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं और उनमें से कुछ लोग गर्व से इस संसद में प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस की तरफ इशारा करते हुए उनमें से एक मेरे पीछे ही बैठी हुई है ये कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ पर समोसा कोकस अब इस संसद का हिस्सा है। उन्होंने कहा इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस सदन में विविधता के रंगों के साथ साथ भारतीयता की भी कोई कमी नहीं है। भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग
और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी। And around our country, we see the impact of Indian Americans from the C-suites of American companies to neighborhood businesses, from the studios of Hollywood to university research labs across our country. So as many of you know, India is a very important part of my life. When my sister Maya and I were growing up, our mother would take us from the Bay Area to India pretty much every other year. And the purpose of those trips were many, including that we would well understand where she came from, what produced her, so that we could spend time with our grandparents, with my uncle and our chittis, and to really understand the love of good idli. And we traveled to visit my grandparents in what was then called Madras. And I will tell you, my grandfather was one of the most favorite people in my life, truly. We were pen pals, in fact, throughout my childhood. And I was the eldest grandchild. And so, as I'm sure many of you know, culturally, to be the eldest has a certain significance. And so I took full advantage of that status in our family. भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिन मिस्र में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका की यात्रा पूरी करके आज मिस्र पहुंचेंगे। वहीं 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का वो दौरा करने वाले हैं। भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को वो श्रद्धांजलि भी देंगे। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होने जा रही है। अल सीसी से मिलने से पहले पीएम भारत इकाई के साथ विचार विमर्श करेंगे और इस दौरान क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 2 दिवसीय मिस्र के दौरे पर अब वो रहने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका के दौरे पर थे, लेकिन आज वो मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे, मिस्र पहुंचेंगे। यहां पर आपको बता दें कि कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान मिस्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को वो श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होने जा रही है। अल सीसी से मिलने से पहले, यानी कि अल सीसी की मुलाकात से पहले पीएम भारतीय इकाई के साथ विचार विमर्श करेंगे। तो कहां जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसकी लगातार जानकारी और ले लेते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि पहले अमेरिका का दौरा जो कि बेहद खास रहा है और आज मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। मिस्र में भी कई कार्यक्रम, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र दौरे पर जाएंगे, क्योंकि लगातार वो मिस्र दौरे पर है और कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण दौरा, मिस्र का दौरा भी माना जा रहा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पे भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कहीं न कहीं हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान में जाएंगे। इसके साथ ही प्रथम युद्ध के दौरान मिस्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो सैनिक हैं उनको कहीं न कहीं श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे।
साथ ही किसी से मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो भारतीय इकाई के साथ कहीं न कहीं विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से मित्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका सीधे वहीं पे जाएंगे और कहीं न कहीं कई महत्वपूर्ण जो समझौते हैं वो भी इस दौरान हो सकते हैं। तो लगातार देश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान अगर हम बात करें तो मिस्र में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पूरी तरीके से वहाँ पे तैयारी कर ली गई किस तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पे करना है। सारे तमाम जो वहाँ पे लोग हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं नजर आए। बिल्कुल बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेतेंगे। नई दिल्ली से खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। जम्मू और श्रीनगर में कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। शाह सांबा में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखने वाले हैं। कई अन्य विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वित्सता उत्सव में भी वो शिरकत करने वाले हैं। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की भी वो आधारशिला रखने वाले हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी ले लेते हैं। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आज गृह मंत्री अमित शाह का बेहद खास महत्वपूर्ण दौरा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। क्या कुछ आज कार्यक्रम है, कितने बजे पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इस दौरान जम्मू और श्रीनगर की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पे कई कार्यक्रमों में कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सांबा में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला भी गृह मंत्री अमित शाह रखते हुए नजर आएंगे और कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ये जो एक कार्यक्रम है जो आयोजित कराया जा रहा है, इसका वित्सता उत्सव कार्यक्रम उसमें भी शिरकत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इसके साथ ही श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे बलिदान स्तंभ की भी आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा माना जा रहा है। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह जा रहे हैं। चलिए, अपने आप में बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर बैठक आज होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। मणिपुर में करीब 50 दिनों से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा थी वो भड़की थी। करीब 1.5 महीने पहले दोनों समुदाय के बीच हिंसा हुई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि ये तस्वीर भी हम उस समय की आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हिंसा हुई, आगजनी हुई। अब इसको लेकर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, ये बैठक होने जा रही है, पहले तो इस बैठक के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है इसको देखते हुए शांति बहाली कैसे की जाए, ये सर्वदलीय बैठक है। कौन कौन से दल के नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। करीब 3 बजे के आसपास की बैठक शुरू हो जाएगी। इस दौरान तमाम विपक्ष के नेता हैं वो भी कहीं न कहीं सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे और इस राय कहीं न कहीं ली जाएगी तमाम दलों के नेताओं की किस तरीके से क्या कुछ आगे कोई रणनीति बनाई जाए ताकि मणिपुर में शांति व्यवस्था कहीं न कहीं बहाल हो सके। और लगातार आपने देखा कि राज्य में सड़कों में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई जो घर है इस दौरान भी जलाए जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पे सेना अपना काम कर रही है, किस तरीके से जो अराजक तत्व है उन पर काबू पाया जा सके। और ये मंत्रालय की ओर से सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके से जो भी अराजकता फैलाने की वहाँ पे कोशिश करें, वहाँ पे सेना के जो जवान है उनसे वो कहीं न कहीं सख्ती से निपटे। और इसी तरह में कहीं न कहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्योंकि अब देखने वाली बात है कि दलीय बैठक में कौन कौन से जो दल है वो कहीं न कहीं हिस्सा लेते हैं, क्योंकि लगातार
लगातार आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर और मणिपुर को लेकर लगातार सवाल उठाए गए और बाकायदा सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया था। हालांकि सांसद जो भी उसने उस वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने की, लेकिन सीधे तौर पर कहना ठीक है पीयूष, इस बैठक में क्या कुछ होता है और शांति बहाली के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो वही ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बताते हैं, जहां किसानों की रिहाई को लेकर धरना। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण धरने पर शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि प्राधिकरण दफ्तर के बाहर चल रहे किसानों के धरने में वो शामिल होंगे। चंद्रशेखर रावण किसानों की रिहाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। 25 जून को जिले में मुख्यमंत्री के आगमन पर काली पट्टी बांधकर विरोध यहां पर जताया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर के द्वारा अब धरना दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन तक ये धरना रहने वाला है। 25 जून को जिले में मुख्यमंत्री के आगमन पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी यहां पर जताया जाएगा।